हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का चैप्टर है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जैसा कि आप समझते हैं, इकोसिस्टम मतलब होता है कि इकोसिस्टम मतलब हम हमारे आसपास का सराउंडिंग कैसा है। ठीक है, इकोसिस्टम को हम 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, दूसरा प्रोडक्टिविटी, तीसरा डिकम्पोजिशन, चौथा एनर्जी फ्लो, पांचवा इकोलॉजिकल पिरामिड, छठा इकोलॉजिकल सक्सेशन, सातवां न्यूट्रिएंट साइकिलिंग और आठवां इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है, स्टार्ट। पहला पार्ट है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर। एंड इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। ठीक है, वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट अमंग देमसेल्फ। ये फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं अमंग देमसेल्फ एंड आल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट, और सराउंडिंग के फिजिकल इन्वायरमेंट से। इकोसिस्टम वेरी ग्रेटली इन साइज फ्रॉम स्मॉल पॉन्ड टू लार्ज फॉरेस्ट और सी। ठीक है, स्मॉल पॉन्ड से लार्ज फॉरेस्ट और सी में मेनी इकोलॉजिस्ट रिगार्ड द इंटायर बायोस्फीयर एज द ग्लोबल इकोसिस्टम। ठीक है, as a composite of all local ecosystem on earth. Since this system is too much big and complex to be studied at one time, it is convenient to divide it into two basic categories, namely terrestrial and aquatic. ठीक है, टेरेस्ट्रियल में कौन कौन आएगा? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट एंड some examples of terrestrial ponds, lake, wetland, river, estuaries are some example of aquatic. देखिए, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट है, ये टेरेस्ट्रियल का एग्जाम्पल हो गया। और जो एक्वेटिक का एग्जाम्पल कौन कौन से? पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर एंड स्टोरीज। ठीक है, क्रॉप फील्ड एंड एक्वेरियम में आल्सो कंसिडर एज मैन मेड इकोसिस्टम। ठीक है, we will first look at the structure of the ecosystem in order to appreciate the input productivity. ठीक है, transfer of energy, food chain, nutrient cycle, and the output degradation and energy loss. We will also look at the relationship cycles, chains, waves they are created as a result of the energy flow with the system and their interrelationship. ठीक है, ecosystem structure and function. ठीक है, in chapter 13, you have looked at various components of environment, abiotic and biotic. You study how the individual biotic and abiotic factor affected each other and their surrounding. Let us look at the component in more integrated manner and see how the flow of energy take place within this component of ecosystem. ठीक है, interaction of biotic and abiotic component result in the physical structure that is characterized for each type of ecosystem. Identification and enumeration of plant and animal species of ecosystem gives it a species composition. Vertical distribution, different species occupying different levels is called stratification. Important है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंट स्पीसीज डिफरेंट वो शो करेगा, उसको क्या कहेंगे? स्ट्रेटिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, ट्री ऑक्यूपाइड टॉप और वर्टिकल स्ट्रेटा और लेयर, फॉरेस्ट सर्व्स एंड सेकंड हर्ब्स एंड ग्रासेस एट द बॉटम। ठीक है, पहले देखिए, जैसे एक मतलब जंगल है, तो उसमें सबसे पहले कौन? ट्री टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा ऑक्यूपाई करेगा। क्यों? इन फॉरेस्ट में। और सर्ब्स जो है वो सेकंड कर मतलब दूसरे में सर्ब्स आएंगे, और घासेज और हर्ब्स जो कंजास कुचड़ा है, ये सब थर्ड मतलब एकदम बॉटम पे वो ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर सीन to the functional unit you following is productivity, decomposition, energy flow, nutrient cycle. ठीक है, to understand the ethos of aquatic ecosystem, let us take a small pond as an example. ठीक है, this is fairly self sustainable unit rather than simple example then that explain even the complex interaction that exists in the aquatic system. A pond is a shallow water body in which all of the above mentioned four basic components of the ecosystem are well exhibited. ठीक है, the abiotic component of is the water with all the dissolved inorganic and organic substance. ठीक है, and the rich soil deposit at the bottom of the pond. ठीक है, रिच जो सॉइल होता है वो
पॉन्ड के बॉटम पे डिपॉजिट होगा, द सोलर इनपुट, द साइकिल टेम्परेचर, डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशन रेगुलेट द रेट एंड फंक्शन ऑफ द इंटायर पॉन्ड। ठीक है। द ऑटोट्रॉपिक द ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट इंक्लूड फाइटोप्लैंक्टन्स, मतलब जो नीचे फिर सम algae एंड फ्लोटिंग सबमर्ज एंड मार्जिनल फाउंड इन द एड्स। द कंज्यूमर आर रिप्रेजेंटेड बाय जू प्लेंटन। ठीक है, कंज्यूम करते हैं, ये पॉन्ड लेक की बात कर रहा है, सीओ की। ए फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्रोलिंग फॉर्म। द डिकम्पोजर आर द फंजाई, बैक्टीरिया एंड फ्लैगलेट स्पेशली abundant in the bottom of the pond. The system perform all the function of the ecosystem and the biosphere as a whole. Conversion of inorganic into organic material with the help of radiant energy by the sun are called autotrophs. Consumption of autotroph by heterotroph. Decomposition and mineralization of dead matter to release them for reuse. Autotroph. ठीक है. These events are repeated over and over again. There are unidirectional movement of energy towards the higher trophic level. एंड इट डिप्रिसिएशन एंड लॉस ऑफ हीट इन्वायरमेंट। मतलब इससे ये क्या क्या समझाना चाह रहा है, ये पहला मैं आपको समझाया है मतलब कैसे कैसे एक पॉन्ड का एग्जांपल लेके पॉन्ड पे क्या क्या इफेक्ट होता है, कैसे पॉन्ड मतलब अपना सारा इकोसिस्टम बैलेंस करता है, ये सारी चीज़ें इसमें समझाई हुई है। अब 14.2 में हम लोग प्रोडक्टिविटी पे आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोडक्टिविटी मतलब जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूस कौन कौन करता है, जैसे हम लोग के लिए प्लांट करता है, सन एनर्जी देता है, वो सारी चीज़ें। चलिए प्रोड्यूसर के लिए, अ कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट, प्राइमरी प्रोडक्शन के बारे में, अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड बाय द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, पर यूनिट एरिया over the time period by the plant during photosynthesis. It is expressed in the term of gram meter square or energy kilocalorie meter square. The rate of biomass production is called productivity. It is expressed in the term of gram square year. ठीक है। To compare the productivity of different ecosystem, it can be divided into gross primary productivity and net primary productivity. अब ग्रॉस और नेट प्राइमरी प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी यूटिलाइज बाय प्लांट इन रिस्पायरेशन। ठीक है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रिस्पिरेटरी लॉस इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखिए, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होता है वो इकोसिस्टम का वो रेट है जो पूरा ऑर्गेनिक मैटर, मतलब इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है। और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रिस्पायरेशन लॉस अगर माइनस कर दे तो वो क्या होगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी देखिए, जीपीपी माइनस रिस्पिरेटरी लॉस, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन ऑफ हेटेरोट्रॉफ, हर्बीवोर और डिकम्पोज। देखिए, जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो बचा हुआ अमाउंट है जो हर्बीवोर्स मतलब हेटेरोट्रॉप्स उसको कंज्यूम करेंगे, जो हर्बीवोरस और जो डिकम्पोजर है। ठीक है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट। इसमें बहुत लाइन उठ सकता है और आप बहुत क्लियरली इसको एक बार और रीड करना पड़ेगा आपको। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन द प्लांट स्पीसीज इनहेबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया। Primary productivity depend on the plant is inhabiting a particular. It also depend on the variety of environmental factor, availability of nutrient and photosynthesis capacity of plant. Therefore, it vary in different type of ecosystem. The annual net productivity of whole biosphere is approximately 170 billion tons dry weight of organic matter. Of this, despite occupying 70% of the surface, ठीक है, the productivity of the ocean is 55 billion ton. Rest of course it's on land. ठीक है, डिस्कस टीचर क्या क्या डिकम्पोजिशन। ठीक है।
अब डिकम्पोजिशन तीसरा जो हम लोग स्टेप में पढ़ा था, डिकम्पोजिशन में क्या क्या होता है, कौन कौन कैरी होता है, जैसे अर्थवर्म आपने सुना होगा, एक कॉमन एग्जांपल है डिकम्पोजिशन का। तो ऐसे बहुत डिकम्पोजर है, आप सुन लेते हैं कौन कौन है। You may have heard the earthworm being referred to as the farmer's friend. This is so because they help to break down a complex organic matter as well as loosening of soil. ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उनको ब्रेक करने में कौन हेल्प करता है, अर्थवर्म, और सॉइल को मतलब मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, मतलब हल्का बनाता है। Similarly, decomposer break down complex organic matter into inorganic substance like carbon dioxide, water and nutrient, and the process is called decomposition. ठीक है, dead plant remains such as leaf, bark, flower, and dead remain animal including fecal matter constitute detritus. ठीक है, which is a raw material of decomposition. ठीक है, the important step in the process of decomposition and fragmentation. डिकम्पोजिशन और फ्रेगमेंटेशन में इंपॉर्टेंट स्टेप कौन कौन से है, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। कोई पूछ देगा द इम्पोर्टेंट कुछ स्टेप बताइए जो डिकम्पोजिशन में है, फ्रेगमेंट डिकम्पोजिशन में हेल्प करता है, तो कौन कौन आएगा, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ठीक है, और ये सब इम्पॉर्टेंट है, लीचिंग अपने में इम्पॉर्टेंट है, कैटाबोलिज्म भी इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमिफिकेशन भी, फ्रेगमेंटेशन एंड मिनरलाइजेशन ये डिकम्पोजिशन के पार्ट हैं, याद रखिएगा। अब डेट्रीवोरस क्या होता है, एग्जाम्पल अर्थवर्म, ब्रेक डेट्रियस इनटू स्मॉल पार्टिकल, जो डेट्रियस है उसको स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक करेंगे। द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। देखिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को स्मॉल सब्सटेंस पे ब्रेक करने को फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, अब देखिए दूसरा में, पहले में फ्रेगमेंटेशन हो गया, दूसरा लीचिंग क्या है, द वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल होरिजन, मतलब ये सॉइल है तो सॉइल के होरिजन में चले जाएंगे, एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल साल्ट, अनअवेलेबल साल्ट के बेसिस पे वो रहेंगे। ठीक है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, और लीचिंग 2-3 बार नीट में पूछा भी गया है। By the process of leaching, water-soluble inorganic nutrients go down into soil horizon and get precipitated as unavailable salts. Bacterial and fungal enzymes degrade detritus into simple inorganic substance, and this uh, process is called catabolism. देखिए, तीसरा पॉइंट था कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म क्या है, एंजाइटी के साथ बैक्टीरिया और फंगल एंजाइम डिग्रेडेड डेट्रियस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, डेट्रियस को देखिए, वो ऑर्गेनिक जो फ्रेगमेंटेशन कर रहा था वो ऑर्गेनिक वाले वो कर रहा था स्मॉल पार्टिकल में, और ये जो है कैटाबोलिज्म ये इनऑर्गेनिक वाले को कर रहा है, याद रखिएगा। It is important to note that all the above state decomposition operates simultaneously on the detritus. जैसे कोई डेट्रियस बड़ा फूड या डेड डिकम्पोज है तो उस पर एक्ट करने के लिए, मतलब ये एक साइमल्टेनियस पैटर्न में होता है, ऐसा नहीं कि कभी भी कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं। फिर चौथा क्या था, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन ओकर ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन द सॉइल। डिकम्पोजिशन के दौरान ही ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन होगा। ह्यूमिफिकेशन लीड्स Humidification leads to the accumulation of dark-colored amorphous substance called humus that is highly resistant to the microbial action and undergo decomposition at an extremely slow rate. ठीक है, being colloidal in nature, it serves as the reservoir of nutrients. ठीक है, important point. The humus further degrade by some microbes and release of inorganic nutrient by the process called mineralization. ठीक है, अभी एक फिगर एक बार देख लीजिए आप, Diagrammatic representation of decomposition cycle in the terrestrial environment. टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे। अब यहाँ से टी से आप स्टार्ट करिए। अ टी ग्रोज इन द सॉइल। ठीक है, अब एक पत्ता जो है, जो पेड़ है उससे गिर गया। ठीक है, उसमें क्या क्या हो सकता है, देखिए, सम आर ईटन बाय इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट खा लेंगे, चींटी फीटी कीड़े मकोड़े, एंड अदर एनिमल, और कुछ एनिमल खा लेंगे। न्यूट्रिएंट्स एनर्जी इंटर इन द फ्लो। ठीक है, इससे कुछ न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी फूड वे में ऐड हुआ। ठीक है, दूसरा स्टेप, ये अर्थवर्म कुछ कीड़े मकोड़े वाले। अब देखिए, सम न्यूट्रिएंट्स लीच इनटू द सॉइल बाय द केमिकल। देखिए लीचिंग में क्या हो रहा था, कुछ सॉइल होराइजन के अंदर चले जा रहे थे, तो एक
ये काम हो सकता है लीचिंग के द्वारा, ठीक। और एक ये भी तो हो सकता है, लीव्स पार्शली कंज्यूम बाय द डिकम्पोजिशन सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया दे बिगन टू द लीटर फॉर्म, दे बिकम फॉर्म एंड लीटर, ठीक है। अब इधर जो होगा तो इसका क्या होगा, फर्दर डिकम्पोजिशन ऑफ बाई अर्थवॉर्म एंड सॉयल, बाई अर्थवॉर्म और सॉयल से, ठीक है। अब ये इधर फिर ट्री हुई, वही प्रोसेस मतलब एक रिपीट कर रहा है, ह्यूमिफिकेशन डिकम्पोजिशन, ह्यूमिफिकेशन डिकम्पोजिशन, लीचिंग, फ्रेगमेंटेशन, ये सब का साइकिल है। और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट भी साइकिल। अब आगे, decomposition is largely an oxygen requiring process. Important, the rate of decomposition is controlled by chemical composition of detritus and climatic factor, ठीक है। In particular climatic condition, decomposition rate is slower if detritus is rich in lignin and chitin, ठीक है। लिग्निन और काइटिन अगर है तो डेट्रियस वुड चेंज रिच होगा, ठीक है, एंड क्विकर इफ डेट्रियस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर soluble substance like sugar. Temperature and soil moisture are most important climatic factors that regulate the decomposition through their effect on the activity of soil microbes, ठीक है। Warm and moist environment favor decomposition, warm or moist favor decomposition, whereas लो टेम्परेचर एंड एनारोबिस मतलब एनारोबिक कंडीशन मतलब ऑक्सीजन कम इनहिबिट डिकम्पोजिशन रिजल्टिंग टू बिल्ड अप द ऑर्गेनिक मैटर, ठीक। अब चौथा होगा एनर्जी फ्लो, ठीक है। एक्सेप्ट फ्रॉम द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ, ठीक है। Of the incident solar radiation, less than 50% of it, PAR. We know that the plant and photosynthetic bacteria fix sun radiant energy to make food simple inorganic, ठीक है। Plant capture 2 to 10% of PAR and small amount of energy substance entire living world, ठीक है। So it is very important to know how the solar energy captured by plant flow through the different organism of an ecosystem, ठीक है। All organism dependent for the food on the producer either directly or indirectly. So you find unidirectional flow of energy from sun to producer then to the consumer. Is this keeping, ठीक है। Further, further ecosystem are not exempt for second law of thermodynamics, ठीक है। The need of constant supply of energy to synthesize the molecule they require. The contract the universal tendency to are increasing. जैसे इसमें देखिए कि जो ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम वो प्रोड्यूसर होते हैं इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर आर हर्बेसियस एंड वुडी प्लांट्स लाइक वाज प्रोड्यूसर इन एक्वेटिक इकोसिस्टम आर वेरियस स्पीसीज एक्वेटिक में वेरियस स्पीसीज प्रोड्यूसर होते हैं जैसे फाइटोप्लैंक्टन अलगाई एंड हायर प्लांट, ठीक है। ये प्रोड्यूसर होते हैं फाइटोप्लैंक्टन में। इसमें कौन कौन से टेरेस्ट्रियल में मेजर हर्बेसियस एंड वुडी प्लांट्स होते हैं, ठीक है। You have read about the food chain and food web that exist in nature, ठीक है। फूड चेन मतलब एक से दूसरे में पास होता है, फूड वेब मतलब कई आपस में फूड चेन एक में लिंक हो जाए आके, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लांट और प्रोड्यूसर इनको बोलते हैं प्लांट को क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रहे हैं खाना सबके लिए। फूड चेन और रेदर फूड वेब आर फॉर्म्ड सच दैट द एनिमल feed on plant or another animal and in turn food for another, ठीक है। The chain or wave is formed because of this interdependency, ठीक है। देखिए प्लांट पे कुछ जैसे डियर और वो डियर ह्यूमन बींग्स ये लोग निर्भर हैं। फिर डियर पे निर्भर है शेर मतलब लायन। तो ये एक दूसरे से आपस में डिपेंडेंट है। तो इन इन इंटरडिपेंडेंसी के कारण ही फूड चेन और फूड वेव का लिंक बनता है। और एक दो चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि फूड फूड चेन मतलब फूड चेन जो है वो जितना मतलब छोटा होगा उतना अच्छा होगा और फूड चेन जितना लंबा होगा उतना खराब होगा क्योंकि फूड चेन अगर
कम है तो इसका मतलब एनर्जी ज़्यादा फ्लो हो रहा है। जैसे प्लांट का जो एनर्जी है उसका 10% ही फ्लो होता है अगले एनिमल में, और वो जो एनिमल को जो खाएगा उसका केवल 10% फ्लो होगा। तो ये देखिए जितना लंबा होता जाएगा, जैसे मान लीजिए एक एक प्रोड्यूसर है, उसके फूड चेन मान लीजिए 4 है और किसी के 3 है, तो 3 वाला ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि उसमें एनर्जी ज़्यादा रहेगी तीसरे वाले, और चौथे तक जाते-जाते वो थोड़ी क्या बहुत कम हो जाएगी। वही सब समझाया है, आगे देखते हैं। नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इनटू एन ऑर्गेनिज्म रिमेन इन इट फॉरएवर, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी एनर्जी ऑर्गेनिज्म में जो ट्रैप्ड होता है उसमें फॉरएवर रिमेन नहीं करेगा। द एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय प्रोड्यूसर, ठीक है। हेंस इट इज आइदर पास्ड ऑन द कंज्यूमर और ऑर्गेनिज्म डाइज, ठीक है। डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ द डेट्रियस फूड चेन, ठीक है। All animal depend on plant directly or indirectly for their food needs. They are hence called consumer, ठीक है। फूड नीड पे डिपेंड होते हैं तो उसको कंज्यूमर कहते हैं। एंड आल्सो हेट्रोट्रॉफ इफ दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर द प्लांट, ठीक है। दे आर प्राइमरी कंज्यूमर। देखिए जो एनिमल जो डिपेंड होते हैं प्लांट पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट प्लांट खाता है, इनडायरेक्टली मतलब क्या हुआ उस एनिमल को खा रहा है जो प्लांट खा रहा है, ठीक है, ऑन देयर फूड नीड। दे आर हेंस कॉल्ड कंज्यूमर उनको बोलते हैं, एंड आर हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। इफ दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर द प्लांट दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। अगर वो फीड कर रहा है प्रोड्यूसर पे मतलब द प्लांट्स, देख इसको क्या कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। देखिए डायरेक्ट प्लांट पे फीड कर रहे हैं तो प्राइमरी कंज्यूमर हुए। एंड इफ द एनिमल ईट अनदर एनिमल, दूसरे एनिमल को, जो एनिमल खा रहा है प्लांट को उसको अगर खा रहा है तो वो ईट प्लांट और दे प्रोड्यूस, इसको सेकेंडरी कंज्यूमर। देखिए प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो गया, जो डायरेक्ट प्लांट खा रहा है, और जो जो एनिमल जो प्लांट खा रहा है उसको अगर कोई एनिमल खाए तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर। लाइकवाइज यू कुड हैव टर्सरी कंज्यूमर टू, अब जो दूसरे वाले को खाएगा वो टर्सरी कंज्यूमर भी हो सकता है। ऑब्वियसली द प्राइमरी कंज्यूमर विल बी हर्बीवोरस, ठीक है। प्राइमरी जो कंज्यूमर है तो वो प्लांट ही खाएगा क्योंकि पहला उसका स्टेप प्लांट ही है। सम कॉमन हर्बीवोरस आर इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मैमल्स इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड मोलस्का इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। एग्जाम्पल है कॉमन हर्बीवोरस के। द कंज्यूमर दैट फीड ऑन द हर्बीवोरस आर कार्निवोरस। देखिए जो हर्बीवोरस एनिमल है उनको खाओगे तो वो कार्निवोरस हो गए। कार्निवोरस मतलब जो फ्लैश मीट ये सब खाते हैं। आवर मोर करेक्टली प्राइमरी कार्निवोरस, और प्राइमरी कार्निवोरस और थ्रू सेकेंडरी कंज्यूमर। देखिए इस पॉइंट में मैं जब पढ़ता था तो मुझे बहुत कंफ्यूजन होती थी। देखिए प्राइमरी कार्निवोरस फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, ऐसा दिमाग नहीं लगा पाता। देखिए सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब वो फ्लैश को खा रहा है, कार्निवोरस मतलब वो फ्लैश खा रहा है। तो प्राइमरी तो कार्निवोरस हुआ और सेकेंडरी क्या हुआ, कंज्यूमर। कंज्यूमर सेकेंडरी हुआ क्योंकि वो फ्लैश खा रहा है, और जो फ्लैश खा रहा है वो प्राइमरी जो फ्लैश को खा रहा है वो एनिमल हर्बीवोरस है, मतलब वो प्लांट को खा रहा है, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर हुआ। तो जो प्राइमरी को खाएगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर, और वो प्राइमरी जो सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कार्निवोरस तो होगा क्योंकि वो फ्लैश खा ही रहा है बस। Those animals that depend on primary carnivorous for food are labeled secondary carnivorous। अब देखिए जो प्राइमरी कार्निवोरस है उसको जो खाएगा वो सेकेंडरी कार्निवोरस हो ही जाएगा। अ सिंपल फूड ग्रेजिंग चेन जीएफसी, सिंपल फूड ग्रेजिंग चेन, ग्रेजिंग फूड चेन का फुल फॉर्म जीएफसी। जीएफसी का फुल फॉर्म ग्रेजिंग फूड चेन इज डिप्लेटेड बिलो। जैसे ग्रास है, अब ग्रास को गोट ने खाया तो गोट प्राइमरी कंज्यूमर। अब फिर गोट को अगर मैन ने खा लिया, बकरा जो आदमी मटन खाता है तो उसको वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया मैन। द डेट्रियस फूड चेन डीएफसी बिगेन्स विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर। देखिए एक ग्रेजिंग फूड चेन है जो ऊपर पड़ा, एक डीएफसी है जो डेट्रियस फूड चेन जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाता है। इट इज मेड अप ऑफ डिकम्पोजर्स विच आर हेट्रोट्रॉप ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मेनली फंजाई एंड बैक्टीरिया। दे मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बाय डिग्रेडेटिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर और डेट्रियस, ठीक है। दिस इज नोन एज सेप्रोफाइट। Decomposers secrete digestive enzymes that break down and waste material into simple inorganic material which is subsequently absorbed by them, ठीक है। In aquatic ecosystem, GFC grazing food chain
इज मेजर कंडक्ट ऑफ एनर्जी फ्लो। देखिए जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उनमें डिकम्पोजिशन डेड ऑर्गेनिक मैटर को ज़्यादा यूज नहीं किया जाता फूड चेन में, उसमें क्रेजिंग फूड चेन ही मेजर कॉन्ट्राडिक्ट है, मतलब कॉन्डिक्ट है एनर्जी फ्लो का। एज as is in this in terrestrial ecosystem, as much larger fraction of energy flow through the detritus, देखिए as is in this the terrestrial ecosystem, as much larger fraction of energy flow through detritus food chain than through GFC. Detritus food chain may be connected with the grazing food chain at some level. Some of the organism DFC are the prey and GFC are animal, ठीक है। And in the natural ecosystem, some animal like cockroaches, crows and are omnivorous, ठीक है ठीक है। The natural interconnection of food chain made food web। अब 2-3 फूड चेन कनेक्ट होंगे तो उसको फूड वेब बनाएगा। देखिए एक बार और ये इम्पोर्टेंट है, एक बार और पढ़ते हैं। डीएफसी जो है वो बिगिन विद डेड ऑर्गेनिक मैटर, जीएफसी जो ग्रेजिंग फूड चेन है और डीएफसी डेड ऑर्गेनिक मैटर को कहते हैं। इट इज मेड ऑफ डिकम्पोजर, मेड ऑफ डिकम्पोजर, ठीक है, विच आर हेट्रोटॉपिक ऑर्गेनिज्म मेनली फंजाई एंड बैक्टीरिया, ठीक है। दे मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बाय डिग्रेडेटिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर। देखिए जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे आपने सुना होगा कि बैक्टीरिया फंजाई ये लोग मतलब डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, तो इनका फूड चेन क्या हो गया, एक डीएफसी हो गया ना, डेड डेड फूड चेन, डेड फूड चेन जो भी, वही वो समझा रहा है। और उसको सेप्रोफाइट्स भी कहते हैं क्योंकि वो डिकम्पोजिशन में हेल्प कर रहे हैं। डिकम्पोजिशन सीक्रेट डाइजेस्टिव, अब जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो अलग अलग तरह से डाइजेस्ट करेंगे, तो वो कुछ इंजाइम का सिक्रेशन करेंगे जो ब्रेक डाउन करेगा डेड और वेस्ट मटेरियल को सिंपल मैटर में, ठीक है, इनऑर्गेनिक विच आर सब्सिक्वेंटली एब्जॉर्ब बाय देम, ठीक है। इन एक्वेटिक इकोसिस्टम जीएफसी इज द मेजर कॉन्ट्रडिक्ट ऑफ एनर्जी फ्लो। अब इक्वेटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन एक मेजर एनर्जी फ्लो है क्योंकि वहाँ पे डिकम्पोजिशन बहुत कम स्लो रेट से होगा, क्योंकि ना वहाँ पे कांस्टेंट इन्वायरमेंट है, ना मतलब कुछ भी फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं मिल पाएगा। एज इज एंड दिस द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आर ए मच लार्ज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो टू डेट्रियस। देखिए एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल में क्या अंतर है, टेरेस्ट्रियल में मच एनर्जी फ्लो डीएफसी से हो सकता है, लेकिन एक्वेटिक में डीएफसी से एनर्जी फ्लो ज़्यादा नहीं हो सकता है। एक्वेटिक में ग्रेजिंग फूड चेन से ही एनर्जी का फ्लो होगा। डेट्रियस फूड चेन कनेक्टेड बाय ग्रेजिंग फूड चेन एटसेल्फ, कुछ लेवल तक डेट्रियस और ग्रेजिंग फूड चेन कनेक्ट रहेंगे। अब ये तो फूड चेन और फूड वेव, अब आगे बढ़ते हैं। Organism can occupy a place in the natural surrounding or in the community according to their feeding relationship with the organism. Based on the source of their nutrient food, organism occupy a specific place in the food chain that is known as tropical level. Producer belong to the first tropic level, herbivorous primary consumer and secondary consumer, ठीक। अब ये कुछ है ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ट्रॉपिक लेवल। प्रोड्यूसर है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, फाइटोप्लैंक्टन ग्रास और ट्री आ जाएंगे। प्राइमरी कंज्यूमर का सेकंड ट्रॉपिक लेवल, हर्बीवोरस जू प्लैंक्टन ग्रास ऊपर एंड काऊ। सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉपिक लेवल, कार्निवोरस बर्ड फिश एंड वॉल्व, ठीक है। टर्सरी कंज्यूमर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, टॉप कार्निवर मैन और लायन हो जाएंगे। The important point to note is that the amount of energy decreases at success, जैसे आपको बोला था ना कि सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, जितना ट्रॉपिक लेवल बढ़ता जाएगा उतना एनर्जी का डिक्रीज होगा, एनर्जी डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि 10% ही एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ले सकता है। When any organism die, it converted into detritus or dead biomass that serve as the energy source for the decomposer, ठीक है, important। Organism at each tropic level depend on those on lower tropic level for their energy depend, important, सही है। each tropic level has certain mass of living material, इस ट्रॉपिक लेवल के पास certain mass of living material है एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। बहुत बार पूछा गया स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, तो ईच ट्रॉपिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम तक, उसको क्या कहेंगे, स्टैंडिंग क्रॉप। द स्टैंडिंग क्रॉप इट मेजर एज द मास ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोमास और द नंबर ऑफ यूनिट एरिया, ठीक है। द बायोमास ऑफ द स्पीसीज इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट। मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन द टर्म ऑफ ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट, इंपॉर्टेंट है। ड्राई वेट में मेजरमेंट मोर एक्यूरेट,
है, ठीक है। द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन द ग्रेजिंग फूड चेन इज रिस्ट्रिक्टेड एट द ट्रांसफर ऑफ द फ्लो ऑफ 10% लॉ। देखिए बोला था ना कि 10% लॉ से एनर्जी का फ्लो होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, वही बता रहा है। ओनली 10% ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर टू ईच ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉपिक लेवल। लोअर ट्रॉपिक से लेवल से अपर ट्रॉपिक लेवल जाएंगे 10%, फिर उसका 10%, फिर उसका 10%, इसी तरह फ्लो होगा। इन द नेचर इट इज पॉसिबल टू हैव so many levels: producer, herbivorous, primary carnivore, secondary carnivore, and the grazing food chain. Do you think there is such any initiation of that? Yes, आपके लिए क्वेश्चन है। अब देखिए एनर्जी फ्लो डिफरेंट टॉपिक लेवल कैसे होता है। सन है, हीट प्रोड्यूस होगा फर्स्ट टॉपिक लेवल, जो प्रोड्यूसर जो प्लांट है। फिर सेकेंडरी जो हर्बीवरस इंसेक्ट उनसेक्ट बर्ड वर्ड आ जाएंगे। फिर उसके थर्ड ट्रॉपिक लेवल कंज्यूमर जो इंसेक्ट्स को बर्ड खाएंगे वो। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल यानी ईगल जो बर्ड को खाएंगी। फिर ईगल को जो ये लोग खाएंगे। ऐसे ही मतलब ये फ्लो पूरा है कि ऐसे एनर्जी का फ्लो होता है एक ऑर्गेनिज्म से अलग ऑर्गेनिज्म। अब इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है। यू मस्ट बी फैमिलियर विद द शेप ऑफ पिरामिड। ये मान लीजिए पिरामिड का शेप है, ठीक है। The base of the pyramid is broad and it narrowed towards apex, ठीक है, important. One get simple shape whether expressed to food chain or relationship at different topic level, ठीक है। the relationship is expressed in the term of number, biomass and energy। देखिए जो पिरामिड है ना उसके तीन इंपॉर्टेंट बेस है, नंबर, बायोमास और एनर्जी। ये याद रखिएगा। इसी बेसिस पर द बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर। जो नीचे का सबसे बेस होगा वो प्रोड्यूसर को रिप्रेजेंट करेगा ऑफ द फर्स्ट टॉपिक लेवल, वाइल द अपेक्स रिप्रेजेंट द टर्सरी और टॉप कंज्यूमर। जो अपेक्स होगा सबसे जो टॉप पे होगा, ऐसे बनेगा पिरामिड। अब जो सबसे टॉप पे होगा वो टॉप कंज्यूमर के लिए रिप्रेजेंट होगा। थ्री टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड दैट आर यूजुअली स्टडी: पिरामिड ऑफ नंबर, देखिए जो यहाँ पे है, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तीन इंपॉर्टेंट है, एनर्जी, बायोमास, नंबर। अब देखिए 14.4 में किसके लिए दिया है, ए पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है। नंबर की बेसिस पे किया है इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में ओनली थ्री टॉप कार्निवोर ओनली Only three top carnivore are supported in the ecosystem are based on the production of nearly 6 billion, ठीक है। अब ये कैसे है, देखिए कभी भी प्रोड्यूसर ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद से प्राइमरी कंज्यूमर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर ज़्यादा होगा, फिर इसको कंज्यूम करने वाले थोड़े कम होंगे, फिर उसको भी कंज्यूम करने वाले एकदम कम होंगे। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में बताया गया है। देखिए तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, जो पिरामिड ऑफ नंबर के बेसिस पे जो दिखा रहा है और जो जो पिरामिड ऑफ बायोमास के हिसाब से है, ये दोनों अपराइट आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये और ये और ये आपको अपराइट दिख रहे हैं। लेकिन वही अगर नीचे आप बात यहाँ पे अगर ओशियंस में आ गए हैं, फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन में, ये बायोमास इन्वर्टेड पिरामिड बायोमास के बेसिस पे है, और ये ओशियंस में ये इन्वर्टेड हो जाता है। क्यों इन्वर्टेड हो जाता है, क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टन है इनका नंबर कम रहता है किससे, जूप्लैंक्टन से। अब आपका सोचिए प्रोड्यूसर ही कम है तो जूप्लैंक्टन को कमी भी होगी, जूप्लैंक्टन ज़्यादा है तो जूप्लैंक्टन के ज़्यादा होने के कारण से ये जो पिरामिड है वो इन्वर्टेड हो जाता है, ठीक है। ये इसमें मेनली जानना था। और एक आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कभी भी वो पिरामिड अपराइट ही रहेगा कभी भी। ऑब्जर्व द पिरामिड 1% ऑफ द एनर्जी, ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। Any calculation of energy content biomass number has to include all organism at trophic level. No generalize we make we will true if we take only a few individual, not any trophic level into account. Also, a given organism may occupy more than one trophic level. एक organism दो और दो से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई कर सकता है। कैसे, जैसे मान लीजिए मतलब एक ह्यूमन ही है तो ह्यूमन हर्बीवोरस भी है, मतलब घास भी खा रहा है तो वहाँ पे वो प्राइमरी कंज्यूमर भी हो गया। और अगर वो बकरा मटन ये सब खा रहा है तो वो कंज्यूमर भी हो गया, समझ रहे हैं। वो सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो गया, तो वो एक ही आदमी दो टॉपिक लेवल को वो कर रहा है, तो वही बता रहा है simultaneously. One must remember that the trophic level represent a functional level, not a species as such, ठीक है। A given species may occupy more than one trophic level in the same ecosystem at the same time. For example, a sparrow is the primary consumer when it eats seed, fruit, pea,
एंड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर व्हेन यू ईट इंसेक्ट एंड वॉर्म। देखिए स्पैरो का एग्जांपल दिया है जो आप याद रखेंगे इसमें। स्पैरो जब सीड फ्रूट्स और पीस खाती है तो वो क्या हो गई, हर्बीवरस प्राइमरी कंज्यूमर हो गई। और जब वो इंसेक्ट और वॉर्म खा लेती है तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गई। ठीक है, कैन यू वर्क ऑन टॉपिक। ठीक है, in most of the ecosystem all the pyramids of number energy and biomass is upright। मोस्टली इनका इकोसिस्टम अपराइट ही होगा। प्रोड्यूसर आर मोर इन नंबर, जैसे प्रोड्यूसर कभी भी ज़्यादा रहेंगे लेकिन कुछ केस में कम भी होते हैं। एंड द बायोमास देन हर्बीवोरस। ठीक है, एंड द हर्बीवोरस आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन कार्निवोरस। also energy at lower tropic level is always more than higher tropic level। ये आप याद रखिएगा। देयर आर नो expectation to generalization। if you were to count the number of insect feeding on a big tree, what kind of pyramid would you get? आपके लिए now add an estimate to the number of small bird depending on the insects as the number of the large bird eating the smaller, draw the shape। ये आपके लिए है, आप करिएगा, आपके लिए क्वेश्चंस है। ठीक है, द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली इन्वर्टेड। सी में इन्वर्टेड होगा क्यों? क्योंकि फाइटोप्लैंटन जो प्रोड्यूसर है वो कम है। बिकॉज ऑफ द बायोमास ऑफ फिशेस फार एक्सीड देन फाइटोप्लैंटन। ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। इंपॉर्टेंट है, एनर्जी का पिरामिड ऑलवेज अपराइट होगा, कैन नेवर बी इन्वर्टेड बिकॉज when the energy flow from the particular tropic level to the next tropic level some energy is always lost as heat। each bar of energy of the pyramid increase the amount of energy present at each tropic level in the given time per unit area। ठीक है, however there are certain limitation of the ecological pyramid such as it does not take into account the same species belonging to the two or more tropic। it is imbued that simple food chain sometimes that are more yet important।